बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AGN स्पेशल और मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, आज हम ज़रा डिफरेंट से टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। स्टडी वीज़ा के हवाले से हमारे बच्चों को, जो यंग जनरेशन है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है स्टडी वीज़े के हसूल के लिए। स्पेशली वीज़ा कौन कौन से ममालिक आइडियल हैं, कहाँ जाके वो बेहतरीन स्टडी की सहूलियात हासिल कर सकते हैं, इस सब पे बात करेंगे। जितने क्वेश्चन हमारी यंग जनरेशन के जहन में होते हैं, कोशिश करेंगे आज उन सारे सवालात का इस प्लेटफॉर्म से उनको जवाब मिले। डिस्कशन की तरफ जाते हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है साजिद मलिक साहब हैं, वीज़ा कंसल्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, हमें ये बताइए, सबसे पहले जो बेसिक एक क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि वीज़े की बेसिक ज़रूरियात क्या हैं या रिक्वायरमेंट क्या है स्टडी वीज़ा हासिल करने के लिए, पहले वो तो गाइड करते हैं। वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा की, आपका एजुकेटेड होना लाजमी है। ठीक है। और एजुकेशन के साथ साथ आपकी जो परसेंटेज है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। मार्क्स की परसेंटेज कि आपका CGPA लेवल अच्छा होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आजकल बच्चे 33 मार्क्स लेके पास हो जाते हैं, लेकिन बाहर की कंट्री का जो स्टैंडर्ड है वो 50% है। ठीक है। लेकिन मैं 50% वालों को भी नहीं अवेल करता, इसलिए कि 60, 70 से ऊपर फिर आपकी स्कॉलरशिप शुरू हो जाती है। ठीक है। 60 से ऊपर जेन्युइन स्टूडेंट लगना शुरू होता है। 50 वालों को मैं रिकमेंड भी नहीं करता। 50 वाले बेचारे छोटी कंट्रीज में जा सकते हैं, जॉर्जिया हो गया, टर्की हो गया, इस तरह की कंट्रीज, छोटी कंट्रीज, किर्गिस्तान हो गया। जो जिन्होंने जाना है यूरोप में, उनके पास 60 या 60 से अबव मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और अगर आपके पास 75 है, 80 है, तो आप इजीली स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं यूरोप के अंदर। अच्छा, ठीक है, यानी कि इजीली स्कॉलरशिप 70-75 प्लस आप कह रहे हैं कि इजीली स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। और 60 प्लस जिनके मार्क्स हैं या परसेंटेज है, तो वो इजीली यूरोपियन कंट्रीज में वो स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, बेसिक क्वेश्चन जो हमारी ये जनरेशन की तरफ से किया जाता है कि स्टडी वीज़ा हासिल कैसे करना है। देखिए, हासिल करने के लिए आप कोई भी अच्छा सा कंसल्टेंट देख लें। ठीक है। उसके पास जाएं, उससे पूरी गाइडलाइन लें, और अगर आपको समझ आती है ठीक है, नहीं तो आजकल तो हर तीसरा आदमी कंसल्टेंट बना हुआ है। आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे मशवरे दे रहा होता है। तो अगर आप मेरे ख्याल से 2-3 लोगों की बात सुन लेना, तो आप खुद भी समझेंगे कि कौन सी कंट्री बेटर है। ठीक हो। ये जो डंकी के नाम पे फ्रॉड होता है, अक्सर हम लोग सुनते हैं, न्यूज़ में भी रिपोर्ट होता है, डंकी के नाम पे फ्रॉड किया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स पे हमने देखे, मतलब न्यूज़ में कवर करते हुए, मैंने अपने प्रोग्राम में कवर करते हुए कि बच्चे जो पैसे दे देते हैं उनके साथ फ्रॉड कर दिया जाता है। ये क्या होता है? मैम, डंकी अलग चीज़ है, फ्रॉड अलग चीज़ है। दोनों को जरा डिस्क्राइब करते हैं। फ्रॉड का मैं आपको बताऊँ कि जो आदमी भी जिसके साथ भी आप लेन देन कर रहे हैं, एक तो उसको पेमेंट आपने कैश नहीं देनी। ठीक है। ये डंकी का आप बता रहे हैं? नहीं, फ्रॉड का बता रहा हूँ, फ्रॉड से बचने के लिए। दूसरा, आपने एक तो कैश नहीं देनी, दूसरा आपने उसके साथ लिख पढ़ करनी है, या पेपर पे या स्टैम्प पेपर पे। तो फिर आप उसके अगेंस्ट कहीं पे भी जा सकते हैं, FIA में जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। हमारे तो जो फ्रॉड करेंगे या जो डंकी का वे ऑफ यूज करते हैं, डंकी बहुत डेंजरस है। नहीं, जो डंकी या फ्रॉड की तरफ जाते हैं, तो वो पेपर वर्क क्यों करेंगे वो? मैम, डंकी वालों को तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये सुनते हैं कि इतने बच्चे मर गए, पाकिस्तानी मर गए। अब डंकी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान बदनाम हो चुका है। ये एयरपोर्ट पे जो सख्ती है, सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से है कि ये लोग डंके लगाते हैं। उसकी असल में रीज़न पीछे ये भी है कि हम इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बच्चों के पास कोई रोजगार, आमदनी के कोई जरिए नहीं है। बच्चे यहाँ से भाग के ज़मीनें बेच के, माँ का जेवर बेच के जा रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। ऐसे ही है, मौत को गले लगा रहे हैं। सबसे यूनान वाली जो कश्ती हादसात होते हैं वो 3-4 दफा हो चुके हैं। कितनी दफा हो चुके हैं? 3-4 दफा तो चले रिपोर्ट हुए हैं कि वो किस तरह से सारी की सारी कश्तियां डूब गई, और जितने भी थे वो सारे, मैं तो उन्हें यही कहूंगी कि वो अल्लाह की राह में चले गए। जैसी बात है, आप एक जा रहे हैं किसी चीज़ के हसूल के लिए, आप जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइफस्टाइल बेहतर किया जाए, उसमें ये फ्रॉड आ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो वीज़ा रिजेक्शन की भी बात हुई कि जी आजकल ऑफलोड कर दिया जाता है एयरपोर्ट्स पे, ये डंकी का आपने कहा कि उसकी एक रीज़न हो सकती है। ओवरऑल रीजंस में ये वीज़ा रिजेक्शन क्यों होती है? क्या बेसिक रीजंस क्या? अच्छा मैम, ये जो एयरपोर्ट वाले ऑफलोड कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है। ये वो लोग हैं जो वीज़ा लेके एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। जो रिजेक्शन है ना, वो आपको एम्बेसी से ही मिल जाती है। वो उसके लिए ना आपके पेपर्स पूरे नहीं होते,
बैंक स्टेटमेंट्स पूरी नहीं होती, आपके पास या तो डिग्री प्रॉपर नहीं होती, आगे आपने कोर्स प्रॉपर नहीं लिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं बिहाइंड द सीन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने फुलफिल नहीं की होती हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज जैसे मैं आपको बताऊँ, एक कंट्री है, वो कह रहे हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट है 6.5 बैंड्स, आप वहाँ पर 6 बैंड्स या 5 बैंड्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू गॉट द रिजेक्शन। ठीक है ना, तो आपने जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी है। और दूसरी बात ये कि हमारा इस टाइम तमाम एम्बेसीज को पता है कि ये लोग बाहर जो जा रहे हैं ना, ये इवन के पढ़ने के लिए भी नहीं जा रहे, ये बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। स्टडी वीजे की भी इतनी रिजेक्शन है। अभी देखें यूके की 10 यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को और भी कुछ कंट्रीज जिनको उन्होंने बैन कर दिया है। मतलब ये सारा जुल्म सितम सिर्फ एशियन कंट्री के लिए है। अच्छा मुझे ये बताएं, एक होता है वर्क वीज़ा, भी आपने बताया कि जैसे हम सब भी जानते हैं कि लोग ज़्यादातर वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, स्टडी वीज़े के नाम पे। ये होता है कि चलो साथ स्टडी भी हो जाएगी, थोड़ा बहुत अपना एक्सपेंस भी कर लेगा, फैमिली को भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगी। एक स्टडी वीज़ा होता है, एक होता है वर्क वीज़ा। स्टडी वीज़े में और वर्क वीज़े में क्या फ़र्क है? देखिए मैम, जो वर्क होता है ना, उसमें आपने पढ़ना नहीं है, आपने जाके वहाँ पर सिर्फ काम ही करना है। ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक 8 आवर्स पर डे आप काम करते हैं, 40 आवर्स पर वीक काम करते हैं आप। और जो स्टडी वीज़ा उसमें आप पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं। अच्छा, तो ये आसानी से कैसे लिया जा सकता है? वर्क वीज़ा मैम, जो गल्फ कंट्रीज हैं वो तो हमें इजीली दे देती हैं। ठीक है, और जो यूरोप है वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बातें की जाती हैं, बहुत सारी ऐसी जो स्टूडेंट्स हमसे भी कांटेक्ट करते हैं, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें बड़े अट्रैक्टिव पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं, वहाँ जाएंगे आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, इस तरह से आप वहाँ पे सेटल्ड हो जाएंगे। सुनने की हद तक, देखने की हद तक तो वो ठीक ठाक लगता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब हम उसको समझते हैं तो वो लगता है कि जैसे फ्रॉड से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसमें कितनी असलियत होती है, क्या रियलिटी होती है उसकी? मैडम उसमें कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है। ठीक है, वो क्लाइंट को ना सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के, जिसे कहते हैं ना आप कि ये थंबनेल है, ठीक है ना, तो कुछ बातें सही भी होती हैं। देखें, जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको कभी भी और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, प्रॉब्लम उनको होती है जो 40% वाले हैं, 50% वाले हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि बेचारे पढ़े लिखे हुए नहीं होते। उसके बाद जो 60 से ऊपर वाले हैं ना, उनको कभी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करें, वो दुनिया के अंदर किसी कंट्री के अंदर भी जा सकते हैं। अब जैसे यूके रिच लोगों के लिए, इटली गरीब लोगों के लिए। अच्छा, यूके के अंदर जहां आप एक बच्चे को भेजेंगे, अब इटली के अंदर आप वहां पर 7 लोग भेज सकते हैं। ठीक है, बस लेकिन कंडीशन कि आपके परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, आपका CGPA। चलिए इटली की बात कर लेते हैं, आपने इटली को हाईलाइट किया। इटली का स्टडी वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है? इटली का मैम, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, इटली की जो अपॉइंटमेंट्स का इशू है ना, वो यहाँ पर साल से चल रहा है। ठीक है, अभी एक प्रोग्राम है रिकोर्सो। ठीक है, आप वकील हायर करते हैं इटली के अंदर यहाँ से। ठीक है, ठीक है, और वो वकील हायर करते हैं, वो आपको वहां से अपॉइंटमेंट लेकर देता है। ठीक है, तो आपको अपॉइंटमेंट की हजीमत का सामना नहीं करना पड़ता। जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, इस प्रोग्राम का, रिकोर्सो का, उन बेचारों को यहाँ 9 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में, 7 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में, खाली दे आर ग्रैबिंग द अपॉइंटमेंट्स ओनली अपॉइंटमेंट्स। और जबकि इसका टोटल पैकेज 4 to 7 लाख है। अच्छा, टोटल पैकेज उसमें अपॉइंटमेंट इंक्लूड है। अगर आप इटली से अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, वहां पर रिकोर्सो के थ्रू, वहां के लॉयर के थ्रू, तो ये 3 से 7 लाख का टोटल पैकेज है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे अब इतने क्वेश्चंस का आंसर आपने दिया, मेरे ख्याल में देखने वालों को बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रिकमेंड करें अगर आप, तो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो स्टडी वीज़े के लिए आप रिकमेंड करते हैं? रिकमेंडेशन क्या है आपकी? मैम, जिसके पास पैसे हैं उसके लिए यूके, और जिसके परसेंटेज भी है ना साथ, परसेंटेज चाहिए यूके। अच्छा एक और बात बताऊं मैं, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है ना, वो यूके से बहुत हाई है। ठीक है, उसके मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। क्योंकि यूके के अंदर आप एक कंट्री में घुस गए तो आपके पास 35 से 42 कंट्रीज हैं। ठीक है, आप अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। यूके एक सिंगल है। ठीक है, वो ब्रेक्जिट के बाद वो अकेला है। ठीक है, और आप वहाँ जा भी नहीं सकते इजीली वहाँ से। इवन के अभी ये सिचुएशन है कि जो यूके में लोग बैठे हुए हैं, हमें कॉलें करते हैं कि सर हम यूरोप में कैसे जाएं। फिर हम उनको बताते हैं कि आपको जब भी आपकी यूनिवर्सिटीज, कोई भी आपकी वेकेशन आती हैं 10-15, आप वीज़ा अप्लाई करें, प्रोसेस करवाएं, अपनी यूनिवर्सिटी से लेटर लें, और बाय एयर जो है ना,
यूरोप के अंदर जाएं, लीगल वे में जाएं, लीगल वे में, ठीक है। लोग कह रहे हैं क्योंकि यूके अब पेपर नहीं देने वाला, लेकिन जो पैसे वाले हैं जो चाहते हैं कि वीजा की बिल्कुल भी रिजेक्शन हो, वो यूके इतनी ज्यादा रिजेक्शन नहीं करता। अब आ जाते हैं दूसरा इटली। इटली ये यूरोप में बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, उसके बाद स्पेन है। स्पेन में आप स्पाउस के साथ भी जा सकते हैं, फिनलैंड में आप स्पाउस के साथ भी जा सकते हैं। इटली में इसलिए रिकमेंड करता हूँ, ये सस्ता बहुत है, सस्ता है। इसका अगर आपको पाकिस्तान में मैम अगर इसकी अगर अपॉइंटमेंट फ्री हो जाए ना, जो उसकी कॉस्ट है 11,000 टोटल कॉस्ट, तो ये लोगों को 2-2.5 लाख रुपए के अंदर ये टोटल पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, बेहतरीन आपने एक ऑप्शन बताइए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवालात के जवाबात मिल गए होंगे, बेहतरीन ऑप्शंस भी साजिद साहब ने बताए। बहुत शुक्रिया साजिद मलिक साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। आज के एजियन स्पेशल से दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।